नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिकरवार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द शानवी हिंदी क्लासेस में। और ये चैनल केवल आपकी हिंदी से संबंधित जो व्याकरण है, बाद में साहित्य की बात करने के लिए हम बात करेंगे। और इसमें आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम जो हुए हैं उसमें जो भी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हम वो भी सॉल्व करेंगे। हिंदी पूरी ग्रामर इसमें हम पढ़ेंगे, तो आप बस बने रहिएगा। हम इसमें आपका पूरा हिंदी से रिलेटेड जो भी रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हिंदी पढ़ने वाला ये पार्ट 2 है। ये स्वर के बारे में बात हमने पहले थोड़ी सी बात की थी, लेकिन अब बात करेंगे थोड़ा सा आगे। स्वर के बारे में भाग 2 है। मात्रा या जो आप देख रहे हैं उच्चारण, ये आपने देखा कि समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, यानी कह सकते हैं कि 3 भेद होते हैं। कैसे होते हैं भेद, जब उस पर भी हम बात करते हैं। देखिए, पहला है आपका हृस्वर। हृस्वर क्या होते हैं? हृस्वर वाला होता है, थोड़ा सा लॉन्ग लिखा हुआ है। हृस्वर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हृस्व मतलब होता है छोटा, मतलब होता है लघु। अगर कोई वर्ण है और वर्ण को पढ़ते समय आपकी जो ध्वनि है कम निकल रही है, या कह सकते हैं कि कम समय में वो वर्ण आप बोल रहे हैं, तो उन्हें बोलते हैं हृस्वर। तो जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत समय अर्थात कम समय लगता है, ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है कि उच्चारण में बहुत समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, बहुत समय नहीं है, बहुत कम समय यहाँ पे आएगा, तो बहुत कम समय, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो बहुत कम समय जो लगता है उसे बोलते हैं हृस्वर। इसमें आता है छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ, ये इसमें आते हैं। दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें, दीर्घ नाम से पता पड़ रहा है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और बड़े को क्या बोलते हैं? इसमें उच्चारण में हृस्वर से ज्यादा, ह्रस्व नहीं, हृस्वर से भी ज्यादा अगर इसमें समय लगता है, मतलब समय जो आप लेकर ना कम से कम 2 सेकंड मान लीजिए या 3 सेकंड मान लीजिए, अगर इसमें थोड़ा सा पार्ट ज्यादा यूज कर रहे हैं आप समय का, तो उसे बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। जैसे आपने बोला आ, तो दोनों में अंतर आता है। छोटा आ 1 सेकंड, बड़ा आ 2 सेकंड, इतना, ठीक है। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सब आते हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत। अब आते हैं हम प्लुत स्वर में। प्लुत स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। मतलब देखिए, हृस्व स्वर में बहुत कम समय, दीर्घ स्वर में क्या होता है? हृस्व से थोड़ा ज्यादा समय, और एक होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में इतना समय लगता है, मान लीजिए 3 से 4 सेकंड का समय लगता है। ये ऐसे वर्णों के लिए या ऐसे शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिनमें हम थोड़ा सा मतलब बढ़ा के वर्ण का यूज करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो किसी शब्द को आपने देखा होगा, आपने कोई गाने की लिरिक्स देखी हो, तो जैसे आपने किसी गाने को खींचा, जो किसी वर्ण को खींचा गाने में, तो वर्ण के बाद कुछ सांप जैसे बन के आते हैं ना, जैसे सांप जैसे ये इस प्रकार से बन के आते हैं। तो ये जो कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं दीर्घ। अब देखेंगे इसमें ओम जैसे बोलेंगे, आप ओम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ओम। तो आपने ओम को थोड़ा खींचा है। नॉर्मल ओम बहुत ओ, उम्मा, ओम, लेकिन जैसे आपने ओम को देखेंगे तो ओम थोड़ा सा लगभग खींचता है। तो ऐसे इस वर्ण जो खींचते जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। चलिए, जीभ के उपयोग के आधार पर क्या होता है? जीभ के उपयोग भी होते हैं, जैसे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इसमें आपका मध्य स्वर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो यहीं से आते हैं। मध्य स्वर कौन सा है? तो मध्य स्वर केवल एक छोटा आ होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। छोटा जो आ होता है हमेशा मध्य स्वर ही कहलाता है, क्योंकि जीभ के मध्य भाग का भाग होता है। आप अगर बोल के देखेंगे आ, तो जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा प्रयोग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आ। और नॉर्मली आप याद रखिएगा, कभी ऐसा लिख के नहीं आता कि जीभ के प्रयोग के आधार पर, वो सीधे लिख के देता है कि मध्य स्वर कौन सा है, तो आप छोटा आ लगाएंगे। अग्र स्वर की बात करें तो जीभ का जो अगला भाग होता है, अगर मैं पहला पॉइंट जो पढ़ रहा हूँ कि अग्र स्वर क्या होता है, तो आप देखेंगे जीभ का अगला भाग, अगर आप ई देखेंगे तो जीभ जो होती है अपनी जो अगले भाग की जो टोन है वो आपकी थोड़ा सा नीचे होती है। तो ई, बड़ी ई, ए और आई, ये जो होते हैं अग्रसर को आते हैं। मतलब ई और ई से बना हुआ जो भाग होता है वो अग्रसर होता है। मध्य आपको पता है आ होता है। अब बचा पश्च स्वर। तो पश्च में जो मध्य और अगर को छोड़ दे तो बाकी सब क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। मतलब बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ओ और औ, ठीक है। तो ये सब होते हैं आपके पश्च स्वर। पश्च मतलब क्या होता है? जीभ का पिछला भाग आपका काम करता है। अगर आप देखें आ, तो लगभग जीभ जो गंठ की साइड जो जीभ है वहां पर थोड़ा सा भार पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं पश्च स्वर। चलिए आगे बात करते हैं मुख खुलने के आधार पर। देखिए, मुख खुलने के आधार पर कैसे करते हैं? एक होता है विव्रत, मतलब जिसमें उच्चारण पूरा जो मुख है वो खुलता है। आ, आप अगर प्रैक्टिकली देखेंगे आ अगर बोले तो थोड़ा मुंह आपका पूरा खुल जाता है, इसे बोलते हैं विव्रत, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं अर्धविव्रत।
समझ में आ रहा होगा। अर्ध मतलब आधा होता है, तो जिसके उच्चारण मुख आधा खुले, अगर पूरा खुलता है तो विव्रत, और अगर आधा ही खुले जैसे अ औ, ठीक है, इन्हें बोलते हैं अर्ध विव्रत, छोटा आ ए, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, ये प्रैक्टिकली बहुत कंफ्यूजन होते हैं, अगर आप चाहें तो याद कर लें। हालांकि एसआई में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, डीपली क्वेश्चन नहीं आते, अभी बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर आपको तब भी लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो सिंपल सी एक बात समझिए, बड़ा आ जो होता है वो पूरा मुख खोलता है, छोटा आ कम मुख खोलता है। ए और औ और औ, ये आपका औ, डॉक्टर वाला जो औ है आप जो देख रहे हैं, औ, ठीक है ना। तो ये जो औ जो आपका डॉक्टर में आता है ना, वो वाला है, इसे बोलते हैं आगत ध्वनियां, जो हमने बाहर से ली गई होती हैं। तो ये छोटा आ, आई और आओ, ये मुख आधा खोलते हैं, इसलिए बोलते हैं अर्धविव्रत। अब आते हैं समृत पे, जिनके मुख द्वार लगभग बंद रहता है। समृत मतलब मुख द्वार जिसका बंद रहे, इसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये चारों के चारों लगे हाथ, आपने देखा होगा लगे हुए, छोटी के बाद बड़ी आता है, छोटा हुआ बड़ा हो, तो ये सब कैसे होते हैं, इनके जब हम बोलते हैं ऊ या ई, तो अब देखिए इसमें मुख खुलता ही नहीं है, लगभग बंद रहता है। प्रैक्टिकली देखेंगे ई ऊ, तो उसमें मुख खुलता नहीं है, जब मुख नहीं खुलता है इसे बोलते हैं समृत। अब आते हैं अर्धसमृत, 4th पॉइंट है। तो मतलब अब देखो, जहां पर मुख नहीं खुलता है वो समृत, और जिनके मुख उच्चारण लगभग आधा बंद रहे, ठीक है, थोड़ा सा आधा बंद रहेगा, ए और ओ, तो यहां पर ये होते हैं अर्धसमृत, ठीक है। तो बहुत नॉर्मली है क्वेश्चन, इतना कोई खास नहीं है। मैं आपको जहां जहां होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको जरूर बताता जाऊंगा ताकि आप उसमें विशेष फोकस करें, ठीक है। चलिए, होंठों के आधार पर बात करें तो ये बात हम कर रहे हैं स्वरों की, होंठों के आधार पर कैसे होते हैं। अवृतमुखी मतलब इसमें होंठ का पूरा काम रहता है, जिनके उच्चारण में होंठ गोलाकार नहीं होते। देखो आ मतलब नहीं, छोटा आ का मतलब क्या होता है, छोटा आ हमेशा नेगेटिव पॉइंट दिखाता है, आ मतलब नहीं, वृत्त मतलब गोल, मुख मतलब मुख, जो मुख जो गोल ना हो पाए, ठीक है, गोलाकार ना हो इनके होंठ, उसे बोलते हैं अवृतमुखी। जैसे आ ई, इसमें मुख खुलता है ना, गोल नहीं होता है। अब देखिएगा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ए और आई, इसमें कभी भी मुख गोल नहीं होता है, क्योंकि इसमें ओठ का प्रयोग हम करते ही नहीं है। आपको पता है ओठ का प्रयोग कहाँ करते हैं, पता है आपको, ओठ का प्रयोग हम करते हैं ऊ के भाग में, ऊ, बड़ा ऊ, और देखिए ये भी ऊ से लगभग बना होता है, ये भी तो ऊ से बने होते हैं, ओ और औ। तो व्रतमुखी क्या होता है, जिनके उच्चारण में होंठ या मुख गोलाकार हो जाते हैं, उन्हें हम क्या क्या बोलते हैं, व्रतमुखी। जिसमें ऊ का प्रयोग या ऊ से बने हुए शब्दों का या वर्णों का प्रयोग करते हैं, उन्हें बोलते हैं व्रतमुखी। बहुत सिंपल है। इसमें नाक व मुख से हवा निकालने के आधार पर कैसे, निरनुनासिक क्या होता है, और एक होता है अनुनासिक। देखिए सबसे पहले बात करता हूं, पहले हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, फिर फर्स्ट पे आते हैं। अनुनासिक, अनु मतलब होता है पीछे पीछे, नासिक मतलब नाक, मतलब जो वर्ण नासिक मतलब नाक के द्वारा या नाक और मुख दोनों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं अनुनासिक। मतलब कहीं ना कहीं इसमें नाक का भाग तो आता है। तो जिनके उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक से भी वायु निकलती है, जो हवा निकलती है, उसे बोलते हैं अनुनासिक। आप देखेंगे अंग, जो अंगूर वाला होता है अंग, ठीक है, अंग की बिंदी आप जो देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये देखिए, इसे बोलते हैं अनुस्वार। ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं। तो ये क्या हो गया आपका अंग की बिंदी, इसे बोलते हैं अनुस्वार। और आप एक बिंदी और देख रहे हैं, ये बिंदी क्या देख रहे हैं, अनुनासिक, इसे क्या क्या बोलते हैं, अनुनासिक। अगर हम अंग की बिंदी देखें इसे बोलते हैं अनुस्वार, और अगर हम चंद्र बिंदी देखें तो इसे बोलते हैं हम अनुनासिक, ठीक है। ये पूर्ण रूप से, ये जो अनुस्वार है पूर्ण रूप से नासिक के द्वारा बोला जाता है। अनुनासिक मुख और नासिक दोनों के साथ बोला जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको एक शब्द लेता हूं, शब्द है आपका हंस। आप देखिए पूरा का पूरा वायु जो है वो नासिक के द्वारा आ रही होगी, हंस। ऐसे ही मैं अगर एक और शब्द लूं, शब्द का नाम है हस, ये हो गया हस, ठीक है। अब देखिए ये जो शब्द है ये अनुस्वार है और ये हंस है, इसमें पूर्ण रूप से वायु नहीं निकली नासिक के द्वारा, इसे बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है, जिसमें नासिक का प्रयोग हो जाए। निर मतलब होता है नहीं, निर मतलब क्या होगा, नहीं, जिसमें अनुनासिक का प्रयोग नहीं हो, जिसमें नासिक का प्रयोग नहीं होता उसे बोलते हैं निर अनुनासिक, जिसमें मुख से, केवल मुख से वायु बाहर निकलती है, नाक के द्वारा नहीं निकलती। आ ई ऊ जो भी आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं वो निर अनुनासिक ही होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही सही था। ये कुछ वर्ड थे जो हमने बात की, 5-5 10 मिनट के वीडियो हैं जो ताकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहे, धीमे से आप देख सकें, आराम से आप समझें इसको और नोट डाउन